ठीक है। तो अब हमने एक एक्सरे शीट रखी हुई है। ओरिजिनली दिस एक्सरे शीट इज बेसिकली वाइट एंड द पार्टिकल्स विच वी कांट सी, देयर आर पार्टिकल्स। अभी भी आपके रूम में भी अल्फा पार्टिकल्स घूम फिर रहे होंगे, आपको नजर नहीं आ रहे। हर जगह होता है, एनवायरनमेंट में होता है, पहले से होता है, हम कुछ नहीं करते, पहले से ही होता है। तो वो घूम फिर रहे होंगे, लेकिन उन्हें देखना पड़ता है। उन्हें देखने के लिए वी कैन ब्रिंग दिस शीट, वी कैन ब्रिंग अ गीगर मिलर काउंटर, रेडियो एक्टिव डिटेक्टर्स आते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं। हम कुछ भी उसके लिए वो रख सकते हैं सामने। तो वो हमारे पास नहीं है। अभी हमने बहुत ही ओल्ड स्कूल सा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, जिसमें हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट शीट है, और जहां जहां अल्फा पार्टिकल्स अपना रास्ता निकल के पहुंचेंगे, वहां वहां से दिस शीट इज गोइंग टू टर्न ब्लैक। सो व्हाट people observed was this photographic sheet, that's zinc sulfide sheet essentially, it turned black right from the frontal lesion। यहाँ पे इनको कुछ ब्लैक स्पॉट मिला, फिर इन्हें कम इंटेंसिटी में कुछ ब्लैक स्पॉट मिला एट वेरियस एंगल्स। इट वाज ब्लैक बट इट वाजंट दैट मच ब्लैक। और बहुत कम इंटेंसिटी में इन्हें कुछ ब्लैक स्पॉट्स मिले राइट टुवर्ड्स दीज रीजन्स। सो इसमें तीन रीजन्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट रीजन बिल्कुल उसके फ्रंट पे, जहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स आपने रखा हुआ है, एग्जैक्टली उसके सामने है। यहाँ रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसके सामने फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन है उसके थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे। और थर्ड रीजन है बिल्कुल उस ही साइड पे जहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वापस। So based on this and other experiments, such as other experiments are not part of our syllabus, तो हम उनके ऊपर जाएंगे भी नहीं। What they concluded this is the gold foil। तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो गोल्ड फॉयल है, इसका अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इसके हम एटम्स बनाते हैं। ये था जो फिजिसिस्ट ने कंक्लूड किया कि ये गोल्ड फॉयल है, तो इनके एटम्स ऐसे होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। और से अल्फा पार्टिकल्स इसके थ्रू जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स को हम ऐसे दिखा देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो देर आर मल्टीपल चांसेस। तो व्हाट हैपेंड वाज, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्ट्रेट चले गए विदाउट एनीथिंग हैपनिंग टू देम। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा डीपर डाइव कर लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, दिस इज द सिंबल फॉर अल्फा पार्टिकल्स, पास्ड आउट स्ट्रेट। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे ही निकल गए। सो दे कंक्लूडेड based on this most of the atom is empty। सो हाउ आर दे रिलेटिंग इट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो राइट साइड पर ट्रेवल कर रहे हैं, उनके रास्ते में गोल्ड फॉइल रखा है। अब वो सीधे निकल गए और सीधे ही जाके अपनी फोटोग्राफिक प्लेट को हिट कर रहे हैं और मोस्ट डैमेजिंग कर रहे हैं। तो अगर वो सीधे ही जा रहे हैं, सीधे ही निकल गए हैं, तो उनके रास्ते में कुछ आया ही नहीं होगा। तो उनके रास्ते में तो हमने गोल्ड फॉइल रखा था, तो उनके रास्ते में जो हमने गोल्ड फॉइल रखा था, वो गोल्ड फॉइल एग्जैक्टली इस तरह की ओरिएंटेशन में बना हुआ है कि उसके एटम्स का मेजर पोर्शन एम्प्टी है, खाली है। तभी वो रुक नहीं रहे, तभी वो टर्न नहीं हो रहे, तभी वो बाउंस बैक नहीं कर रहे। दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड फर्स्ट कंक्लूजन अबाउट एन एटम। दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड एट वेरियस एंगल्स, दैट वाज द ऑब्जर्वेशन। कुछ टर्न हुए थे और फिक्स्ड एंगल्स पे टर्न नहीं हुए थे। कभी कोई ऊपर चला गया था, कभी कोई नीचे चला गया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो दे थॉट ऑफ इज कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो इन्हीं एटम्स में कोई ऐसी चीज है जिससे या तो अट्रैक्ट होते हैं, या उससे ये रिपेल होते हैं। ठीक है। और जब ये अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं, तो होता ये है कि ये डिफरेंट एंगल्स पे जाते हैं। तो एक बात तो तय है कि जो भी चीज़ है जिसके साथ ये अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं, दे वर नॉट श्योर कि अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं। तो दे काइंड ऑफ गेस्ड कि या तो अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं, और दूसरा ये कि डिफरेंट एंगल्स पे जा रहे हैं।
तो बेसिकली जो भी चीज है जो इन्हें अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है, एसेंशियली वो मूविंग है, वो रुकी भी नहीं है, वो मूविंग है। तो फिर इसके साथ दूसरे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना हमें डिस्कशन करना है। उसमें मेलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, उसमें जे थॉमसन एपरेटिस है, उसमें सी आर ओज हैं डिफरेंट। वो सब करने के बाद दे कंक्लूडेड कि वो जो मूविंग पार्टिकल है वो असल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। और ये जो टर्न हो रहे हैं, ये टर्न हो रहे हैं सिर्फ अट्रैक्शन से, रिपल्जन से टर्न नहीं होता है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, एटम्स के अंदर हैं मौजूद, वो घूमते फिरते रहते हैं। एक तो वो मूविंग है, हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं, वो अपनी जगह पे नहीं होते, दे आर ऑलवेज मूविंग। एंड दीज alpha particles, they tend to turn only by the attraction of electrons, as electrons carry a negative charge, and they are moving because the alpha particles are not always going only one towards the one path, they are going towards multiple paths, कभी ऊपर जाना कभी नीचे आना। इट इज द एविडेंस वेयर these electrons are not staying at a place. So few of them deflected at various angles. The observation was this, the conclusion made was they were attracted by moving electrons। ठीक हो गई बात। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज some of them, not all of them, some of them, they were bounced off, they were reflected off। सो इसके लिए जो इन्होंने कंक्लूजन डिराइव किया था वो ये था कि सम ऑफ देम बाउंस्ड बैक, दैट वाज अराउंड 1 out of every 40,000 particles sent। So the conclusion made was they collided with nucleus, and nucleus is positively charged, so they were unable to go further। ठीक है। थर्ड थिंग वाज न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, सो मोस्ट ऑफ देम passed out straight, very few of them were only deflected back because of the size of the nucleus। अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो ढेर सारे वापस आ जाते टक्कर खा के, लेकिन न्यूक्लियस का साइज छोटा सा था, तो ढेर सारे वापस नहीं आए, बहुत कम वापस आए। और अराउंड एक पार्टिकल वापस आया आउट ऑफ 40,000। अच्छा, नाउ यू गाइस टेल मी, यहाँ तक डू यू गाइस अंडरस्टूड एवरीथिंग? दे आर रिपेलिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, यस बेटा। Basically, they are repelling from nucleus. They were not repelling from electrons. So they move towards the nucleus, hit it, reflected back. So based on these experiments, what was derived, the structure of an atom was there is a central nucleus, and this nucleus, bhai, contains neutrons and protons, collectively known as nucleons, and it is represented by mass number Z। सॉरी, मास नंबर इज ए, नॉट जेड। ठीक है, मास नंबर ए। एंड दिस न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड आउटसाइड दिस न्यूक्लियस is an extra nuclear part where we find electrons। That's extra nuclear part where electrons are present and they are all moving। This model of atom was known as planetary atomic model। ठीक है। And we can use this nuclide notation to represent different atoms। अब x क्या होगा? x would be the symbol। a क्या होगा? a would be the mass number। z क्या होगा? z would be the charge number। So if I write calcium
20, 40. So you are mean to understand कैल्शियम की बात हो रही है where we have 20 atomic number, which is basically A. Sorry, which is basically not a Z. So sorry. That's Z, and that represents number of protons inside the nucleus. And then we have 40 as the mass number, which is essentially A, and that's protons and neutrons ka sum. So do you guys know how would you calculate number of neutrons alone? If there is a question that says neutrons बता दो. So that should be essentially A minus Z. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, mass number is not in decimal places. It is not going to be relative atomic mass जो केमिस्ट्री में होता है. सिंपल mass number होगा जो whole number होगा. ठीक है. So we will have 40 minus 20 as number of neutrons. ठीक है. Do we get this? Then we have the concept of isotopes. Chalo, let's put it up to a challenge. You have to define isotopes for 3 marks. How would you do it? Give me a definition of isotopes for 3 marks. Atoms of element with same number of neutrons and electrons but different neutrons. हाँ, kind of, kind of सही, kind of सही, kind of wrong. So isotopes are defined as atoms of same element. बिल्कुल सही लिखा है ये. Having same number of protons, ये भी बात बिल्कुल सही लिखी है. इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते हम. एंड different number of neutrons. So this is going to give you 3 marks. ठीक है. So अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. Say hydrogen has 3 isotopes. So can you guys tell me इन सब में protons, electrons और neutrons कितने होंगे? This guy is protium. This guy is deuterium. And this guy is tritium. चलो बेटा आंसर दो. कहाँ चले गए? ऐसा मैंने क्या पूछ लिया?
So basically everyone is going to have one proton because atomic number is one. ठीक है. Since they don't have any charge, so they are going to have one electron as well. कोई चार्ज नहीं है, so one electron होगा. Neutron would be, you have to subtract these two values. 1 minus 1. Protium has no neutron. That's 2 minus 1. This is going to have 1 neutron. That's 3 minus 1. That's going to have 2 neutrons. ठीक है. अच्छा, आइसोटोप्स में व्हाट यू नीड टू नो आल्सो इज कि आइसोटोप्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर सेम. केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. ये आपको याद रखना है. इसके अलावा हमारा इसमें आइसोटोप्स में कोई डिस्कशन नहीं होगा. ठीक है. अच्छा जी, अब आते हैं आगे. दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूक्लियर एटम. देन वी हैव टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज रेडियो एक्टिविटी. So radioactivity basically is defined as spontaneous disintegration of a heavy nucleus into smaller and stable nuclei. That's radioactivity. That means we have a bigger nucleus and it is going to break and it can form smaller nuclei, and that would be more stable nuclei. इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. अच्छा, ये खुद से क्यों डेके होते हैं? क्योंकि ये जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं. अनस्टेबल न्यूक्लियस में हमारे लिए बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं. जैसे कार्बन 14 एक न्यूक्लियस होता है, वो खुद ब खुद डेके होता रहता है. इसी तरह बड़े हैवी एलिमेंट्स उठा लें, जिससे हम यूरेनियम उठा लें 235, ये भी खुद ही डिके हो जाएगा. तो जब भी एक बड़ा न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली डिके हो, टूट जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए और छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना ले, उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज कर सकता है, प्रोटॉन्स भी रिलीज कर सकता है, न्यूट्रॉन्स भी रिलीज कर सकता है. इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं हम. ठीक है. अच्छा जी, अब आते हैं कि ये लेट से रेडियो एक्टिविटी में और क्या क्या डिस्कशन हो सकता है. तो रेडियो एक्टिविटी में वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमिशंस जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं. नंबर 1, अल्फा इमिशन. अब अल्फा इमिशन में क्या होता है? से वी हैव दिस न्यूक्लियस एक्स विच वाज अनस्टेबल. इसका जो न्यूक्लियाइड नोटेशन है वो ए और जेड है. ये क्या करता है? ये अल्फा पार्टिकल इमिट करता है. क्वेश्चन आपको खुद लिख के देगा कि अल्फा पार्टिकल इमिट किया है इसने. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, इसका जो मास नंबर है दैट डिक्रीजेस बाय 4 और चार्ज नंबर है दैट डिक्रीजेस बाय 2. तो एक एग्जांपल भी कर लेते हैं. से वी हैव यूरेनियम 94 238. इसने अल्फा पार्टिकल इमिट किया. सो व्हाट हैपेंड, इट बिकेम्स पोलोनियम 92, 90 नहीं, 92, 92 234 एंड इट इमिटेड अल्फा पार्टिकल. तो इस इमिशन को हम कहते हैं अल्फा इमिशन. तो हो ये रहा होगा कि एक न्यूक्लियस होगा, वो टूटा है, उसमें से एक छोटा न्यूक्लियस बन गया और एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया. ठीक है. इसे हम कहते हैं अल्फा एमिशन. तो आपको क्या याद रखना है? अल्फा एमिशन में चार्ज 2 यूनिट्स डिक्रीज हो जाता है, मास 4 यूनिट्स डिक्रीज होता है. ये याद रखना. ठीक है. देन वी हैव नंबर 2 पे बीटा एमिशन. सो व्हाट हैपेंस इन बीटा एमिशन? बीटा एमिशन में लेट्स से वी हैव दिस न्यूक्लियस ए with mass number A and charge number Z, it became B.
सो देर इज बेसिकली नो चेंज ऑन मास नंबर, जो होता है वही रहता है, बट चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज बीटा पार्टिकल्स का चार्ज होता है -1। कुछ लोगों का मानना है दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिंबॉलिक नोटेशन है, याद रख सकते हो। तो वो बोलेगा आपको कि ए वॉज डिकेइंग थ्रू बीटा एमिशन। ठीक है। सो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। वी हैव कार्बन 612। नहीं, कार्बन 612 नहीं लेते, कार्बन 614 लेते हैं। सो इट डिकेज थ्रू बीटा एमिशन एंड इट बिकम्स नाइट्रोजन 714। अच्छा, वैसे अगर इसके अंदर हम जाएं तो ये बड़ा मैजिकल सा काम हो रहा है। अब आई डोंट नो आप लोगों में से कितने बच्चे जाग रहे हैं, सो रहे हैं, बट ये है बड़ी अजीब सी बात। ये तो समझ में आ जाता है आराम से, जो हमने अभी अल्फा पार्टिकल्स में किया है, कि एक बड़ा न्यूक्लियस था, एजेंशियली वो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया और अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया। ठीक है, तो चार्ज भी चेंज हो गया, मास भी चेंज हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हरकतें हो रही हैं? ये तो अजीब सा मैजिक लग रहा है। ए सेम है और आउट ऑफ नोवेयर जेड इंक्रीज हो गया। ये क्या हुआ, चार्ज कैसे बढ़ गया? और आपने एग्जाम्पल भी लिख दी सर, ये 14 था, ये 6 से 7 हो गया। यानी कि हुआ क्या एक्चुअल में? तो अगर एक न्यूक्लियस टूटा होता तो इसको तो कम होना चाहिए था ना, ये तो उल्टा ज्यादा हो गया। ये क्या हो रहा है? तो आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या कहा आपको? तो वैसे तो इसकी डिटेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, ये जानें कि क्या हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये एब्जॉर्ब हो जाता है ऐसे ही कि ठीक है सर, हम याद कर लेंगे, हम इंटरेस्टेड नहीं है इसकी डिटेल्स में, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा उनकी डिटेल्स में। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं सर हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें समझना है, तो फिर मैं आउट ऑफ सिलेबस जाके समझाऊंगा ना, यू डिसाइड। नो, नथिंग, नो क्वेश्चंस, दैट मीन्स आई विल स्किप दैट एक्सप्लेनेशन। तो बीटा भी याद रखना आप। थर्ड पे आते हैं, वी हैव गैमा इमिशन। Gamma emission में what happens next is essentially there is only energy emission. So we say we have a radioactive nuclei D, and it was having some energy, and it converted into E, where everything stays same, just gamma rays took away all the extra energy it had. So actual में the only thing that changed was nucleus was having some energy. Say that was the energy nucleus had. Then this nucleus turned into a same nucleus, stayed same, and it gave away all of its energy. So actually nothing happened to nucleus, एनर्जी बाहर आ गई उसमें से। दैट्स गैमा इमिशन। ठीक है। अच्छा, अब ये तीन चीजें हो गई। अब आते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट एल्फा, वी टॉक्ड अबाउट बीटा, वी टॉक्ड अबाउट गैमा। एल्फा बेसिकली एक पार्टिकल होता है, और वो पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियाई, जिसका चार्ज होता है 2+। बीटा भी एक पार्टिकल होता है, and that's basically an electron. Gamma is not a particle, that's only energy, so no mass. अच्छा, अल्फा और बीटा में कंपैरिजन करें तो अल्फा इज गोइंग टू बी हैवी, बीटा लेस हैवी, एंड दिस इज जीरो मास। अच्छा, देन व्हाट वी हैव, अल्फा का चार्ज होता है 2+, तो हाईली चार्जिंग, हाईली आयनाइज्ड, हाई चार्ज। बीटा का चार्ज होता है 1-, सो लो चार्ज। और गैमा हैज नो चार्ज एट ऑल, गैमा का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल। ठीक है। देन अल्फा पार्टिकल में व्हाट वी हैव इज, अल्फा पार्टिकल में वी हैव वेरी वेरी लो स्पीड,
यानी कि अल्फा पार्टिकल बहुत दूर तक नहीं जाता, ये हार्डली अ फ्यू सेंटीमीटर्स तक जाता है। यानी कि अगर लेट्स से एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसने अल्फा फायर किया है, तो अल्फा आके बहुत दूर किसी को जाके नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर तक चला जाएगा, और नहीं तो 6 सेंटीमीटर तक चला जाएगा, बस बस इसके आगे नहीं जाता। इसके आगे वो गिर जाता है जमीन पे जाके खुद ही, सीधा सीधा। बीटा पार्टिकल काइंड ऑफ ट्रेवल्स एट हाई स्पीड्स, ऑलमोस्ट यू नो 330 मीटर्स पर सेकेंड टू 5000 मीटर्स पर सेकेंड तक। याद नहीं करनी, बस हाई स्पीड से याद रखनी। दैट्स द रीजन बीटा पार्टिकल अगर कोई रेडियो एक्टिव सोर्स फायर करती है, थ्रो करती है, सो बीटा कैन ट्रेवल अ फ्यू मीटर्स। हम कहते हैं 2 मीटर्स तक भी जा सकता है, 5 मीटर्स तक भी जा सकता है, मीटर्स में डिस्टेंसेस आ जाते हैं। गैमा को तो भाई आप रोक ही नहीं सकते, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। गैमा तो डीपर खतरनाक पार्टिकल होता है, which is 3 into 10 with power 8 meters per second. So it's simply unstoppable. ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल को अगर हम कंपेयर करें, तो अल्फा पार्टिकल को हम किस चीज़ से ब्लॉक कर सकते हैं? सो अल्फा पार्टिकल बेचारा एक पेपर से भी ब्लॉक हो जाता है। अगर आपने से एक रेडियो एक्टिव सोर्स खरीद लिया बाजार में जाके, और आपने उसको पेपर में रैप कर दिया, टिश्यू पेपर में भी रैप कर दें, तो ये बात तो गारंटी है कि अल्फा पार्टिकल बाहर नहीं आ सकेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इतना मोटा होता है, वो इसी में फंस जाएगा बेचारा। ठीक है, कोई भी पेपर ले लो। बीटा पार्टिकल इज समथिंग डिफरेंट। बीटा पार्टिकल पेपर से बाहर आ जाता है आराम से, बट इट इज स्टॉप्ड बाय अ फॉइल, मेटल फॉइल, उससे ये रुक जाता है। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लें, अगर आपने पेपर रख दिया इसके आगे, तो पेपर में से थ्रू हो जाएगा बीटा पार्टिकल। लेकिन अगर आपने एक फॉइल रख दिया है, मेटल फॉइल, गोल्ड फॉइल रख दें, एल्यूमिनियम फॉइल रख दें, सिल्वर फॉइल रख दें, उसमें ये ट्रैप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है फॉइल, फॉइल के अंदर चला जाता है, फॉइल कैप्चर। अच्छा, गैमा किस तरह रुकेगा? तो गैमा ना पेपर से रुकेगा ना फॉइल से रुकेगा, इसको सिर्फ लेड ब्लॉक रोकता है, या किसी हद तक कंक्रीट की दीवार या सीमेंट, ये रोकती है। ठीक है ना, ये रोकती है, और कोई भी चीज़ नहीं रोकती है उसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं कौन ज्यादा डेंजरस है। देखो सब डेंजरस है, अल्फा भी डेंजरस है, बीटा भी डेंजरस है, गामा भी डेंजरस है। इट डिपेंड्स कि हम क्या बातें कर रहे हैं, किस हिसाब से। देखो अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों डेंजरस हैं, कोई दोस्त नहीं होते इंसान के, सभी डेंजरस होते हैं। अगर आप ना एक्सपोजर टाइम बढ़ा दें, यानी कि से आपको अल्फा पार्टिकल के अंदर हम रख दें 10 घंटे तक, आप कैंसर से भी बुरी बीमारियों से मरेंगे, म्यूटेशन से मरेंगे, आपकी स्किन जल जाएगी, आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपोजर टाइम अगर ज्यादा कर देना, तो तीनों डेंजरस है, ये जहन में रखिएगा। कोई दोस्त नहीं होता। हाँ, अगर एक्सपोजर टाइम कम रखें, तो अल्फा पार्टिकल अगर आपको आपकी स्किन से दूर है ना, तो देर इज नो हार्म, कुछ नहीं कर सकता, अगर अगर आप इससे एक सेफ डिस्टेंस पे खड़े हैं। लेकिन अगर ये स्किन पे आ गया, तो फिर आपकी स्किन को ये जला देगा। स्किन के ऊपर आ गया, तो स्किन के साथ कांटेक्ट करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर लेगा, हाईली आयनाइजिंग है, सारे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा, स्किन में फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, स्किन में कैंसर स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपने इसको टच किया तो। लेकिन अगर आप इससे दूर खड़े हुए हैं, तो देर इज नो हार्म। बीटा पार्टिकल भी अगर आप बहुत दूर खड़े हुए हैं, तो देर इज नो हार्म, ठीक है, वो सबके लिए वैलिड है। बट बीटा पार्टिकल अगर डायरेक्ट स्किन पे आ जाए, तो बीटा पार्टिकल इतना डैमेज नहीं करता जितना अल्फा करता है, क्योंकि बीटा इज लेस आयनाइजिंग, तो बीटा आराम से स्किन से न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगेन, अगर आपने बीटा पार्टिकल बहुत ही ज्यादा एक्सपोज कर दिए हैं, बहुत देर तक आप बीटा सोर्स में बैठे रहे, फिर आप गए, फिर आप बीटा से भी गए। गैमा पार्टिकल का सीन ही डिफरेंट है। गैमा पार्टिकल आपको देखेगा, और जैसे आपके अंदर से जिन भूत पास हो जाते हैं, गैमा भी पास हो जाएगा। गैमा बोलेगा कुछ नहीं हो सकता इसका, गैमा आपको कुछ नहीं करेगा, थ्रू हो जाएगा, थ्रू थ्रू। हाँ, अगर गैमा का भी एक्सपोजर टाइम बढ़ा दें, फिर आपको कैंसर हो जाएगा, फिर आप गए। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी है कि तीनों हार्मफुल है। अच्छा, इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। अल्फा को हम यूज करते हैं, बीटा को भी यूज करते हैं, गैमा को भी यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मैं आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन समझाऊंगा नहीं, रेफर जरूर कर दूंगा।
वो फिर अब आपका काम है कि आप कैसे उसको रिलेट करते हो, ढूंढते हो। अल्फा पार्टिकल बेसिकली स्मोक डिटेक्टर्स में यूज होता है, या फायर अलार्म में यूज होता है। बीटा पार्टिकल बेसिकली हम पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जहाँ पे हमें फॉइल वगैरह, मेटल्स की लेयर्स वगैरह बनानी होती हैं और उनकी थिकनेस चेक करनी होती है। साथ में बीटा पार्टिकल से हम जूस लेवल जो होता है ना, जैसे नेस्ले के अंदर या पेप्सी के अंदर जूस बॉक्सेस जो बन रहे होते हैं, टिन्स बन रहे होते हैं, उसके अंदर फिक्स लेवल हो, जो ट्रांसपेरेंट जूसेस नहीं होते, यानी कि आपको थ्रू नजर नहीं आ रहा, आपको अंदर तो नहीं पता कि कितना जूस भर गया है, वहां पे लेवलिंग के लिए यूज करते हैं। इसी तरह बीटा पार्टिकल जो है वो वॉइड्स वगैरह ढूंढने के लिए भी यूज होता है, यानी कि अंडरग्राउंड लीकेज है अगर, जैसे हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट है माशाल्लाह से, सिंध गवर्नमेंट को अगर आप बोलेंगे कि देखें रोड के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, तो सिंध गवर्नमेंट रोड खोद देगी पूरा, और फिर देखेगी ओ यहाँ तो कोई पाइप ही नहीं था, ये तो बराबर वाली गली से आ रहा था पानी, तो उसको भी खोद देगी। तो ढूंढेंगे नहीं कि लीकेज कहाँ था, पहले खुदाई कर देंगे और वो सारी जिंदगी खुदा रहेगा। तो बीटा पार्टिकल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में कि भाई अंडरग्राउंड कौन सा पाइप लीकेज है। तो वॉइड्स उसको कहते हैं। फ्रैक्चर है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है, उसका बीटा एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो बीटा पार्टिकल ये करते हैं। गैमा रेडिएशंस हम बेसिकली गैमा नाइफ के तौर पे यूज़ करते हैं। इससे हम सीटी स्कैन्स कर रहे होते हैं, इससे हम पेयर प्रोडक्शंस कर रहे होते हैं, और इससे हम बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो ये इनकी तीन ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं। ये आपने देखनी है, ढूंढनी है। आप रिसर्च करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, और अगर आपने रिसर्च नहीं की तो आपको ये मज़ा नहीं आएगा कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स बेसिकली क्या क्या करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़, हम इन्हें डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास जीएम काउंटर होता है, जिसे आप कहते हैं गीगर मिलर काउंटर। इसकी भी वर्किंग की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह की ट्यूब होती है, और यहाँ पे हमारे पास ये एक सेल सोर्स होता है। यहाँ पे हमने एक बेल लगाई हुई होती है, या अलार्म लगाया हुआ होता है, या हम इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या हम कोई बल्ब लगा देते हैं, किसी भी चीज़ के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये गन होती है। अल्फा पार्टिकल अंदर जाता है तो ये बड़ी ज़ोर से बेल बजती है, बहुत स्पीड में बजती है। अलार्म भी बज सकता है। कंप्यूटर डिस्प्ले होता है तो हम कहते हैं कि काउंट रेट हमें नज़र आना शुरू हो जाता है, 2 बैक्यूरियल है या 3 बैक्यूरियल है, ये नजर आना शुरू हो जाता है। बीटा जाता है अंदर तो थोड़ा कम होता है, क्योंकि बीटा पार्टिकल इतना आयनाइजिंग नहीं होता, तो बड़ा स्लो स्लो मर मर कर डिटेक्ट कर रहा होता है, 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरह बढ़ रहा होता है। गैमा जाता है तो भाई डिटेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि गैमा कोई आयनाइजिंग होता ही नहीं है, तो ये इसका फायदा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मुश्किल कॉन्सेप्ट है, जिसमें मुझे आप लोगों की काफ़ी अटेंशन चाहिए होगी, वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बेसिकली हम रेफर करते हैं टाइम को, ठीक है, समझने के लिए, एंड दिस इज द टाइम टेकन बाय अ रेडियो एक्टिव सैंपल टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, देखें, मेरे पास एक सैंपल था, उसमें से मेरे पास 100 रेडियो एक्टिव एटम्स थे, ठीक है। ये डेके हो रहे हैं, अब मैं मेजर कर रहा हूँ इनको। मैंने चेक किया, 90 एटम्स बचे कुछ देर के बाद। फिर मैंने चेक किया, 80 हो गए। फिर मैंने चेक किया, 70 हो गए, फिर 60 हो गए, फिर 50 हो गए। 50 पे आके मैंने टाइम भी मेजर किया था, तो 50 का टाइम मुझे मिला 5 सेकेंड्स। तो मैं ये कहूंगा कि 5 सेकेंड इज दी हाफ लाइफ। इसको ऐसे लिखते हैं, टी हाफ। अब देखो 5 सेकेंड यूनिक क्यों है, क्योंकि 5 सेकेंड में वी गेट एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एटम्स लेफ्ट। 100 थे, 50 हो गए। 1000 हो, 500 हो जाए तो वो हाफ लाइफ होगी। 1 मिलियन हो, 0.5 मिलियन हो जाए तो वो हाफ लाइफ होगी। तो हाफ लाइफ इज दैट टाइम विच इज नीडेड बाय एनी सैंपल टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ 50 अब फिर मजीद डेके होंगे, तो जितनी देर में ये 25 हो जाएंगे, वो भी भाई 5 सेकेंड्स का ही टाइम होगा। तो दैट सेकेंड हाफ लाइफ। ये थी फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकेंड हाफ लाइफ। फिर मजीद 5 सेकेंड ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे, 25 का आधा। अब 25 का आधा तो नहीं एग्जिस्ट करता,
है ना। 25 का आधा क्या होगा, 12.5 होगा ना। तो 12.5 नहीं करते हम कहेंगे 12 एटम्स, क्योंकि आधा एटम हमारे किसी काम का नहीं होता। ठीक है भाई। अच्छा फिर बताओ और कितनी हाफ लाइफ होंगी, थर्ड हाफ लाइफ में हम कहाँ तक आ गए, पहले हम 50 पे आए थे, फिर हम 25 पे आ गए, फिर हम 12 पे आ गए। अब इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, फिर जाएंगे 0 पे। तो ये कितनी हाफ लाइफ होंगी, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 हाफ लाइफ में ये 0 हो गया। तो इसका अगर हम एक ग्राफ बनाएं, यहाँ पे हम रखते हैं नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और यहाँ पे हम रखते हैं टाइम। तो ये ऐसे बनता है कर्व, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके कर्व। तो अगर यहाँ पे हम मेजर करेंगे ना, तो ये होगा 100। ठीक है। और जैसे ही फिर हम जाएंगे, लेट से यहाँ पे आते हैं 50 पे, तो हमें मिल रहा होगा क्या, हमें यहाँ पे मिल रहा होगा 5 सेकेंड्स। फिर हम 25 पे आएंगे, तो फिर हमें क्या मिल रहा होगा, 10 सेकेंड मिल रहा होगा। कुछ समझ आया, इस तरह से जा रहा होगा ये कर्व। अच्छा जी। मुश्किल बात थी, समझ में आई है आप लोगों को। हमने कहा कि हमारे पास जो भी रेडियो एक्टिव सैंपल होगा, वो रेडियो एक्टिव सैंपल होगा, उसके एटम्स डिके कर रहे होंगे। डिके करने का मतलब है वो टूट रहे होंगे, टूटने का मतलब है वो तबाह हो जाएंगे। तो हमने कहा जिस टाइम में वो आधे रह जाएं, हाफ हो जाएं, वो होगा हाफ लाइफ। ठीक है। बस ये है सिंपल सी बात। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 14 होता है, इसकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। अभी आपको समझाने के लिए हम ले लेते हैं 5700 ईयर्स। तो भाई कार्बन 14 जब तकरीबन 6000 साल, 5700 साल गुजार लेगा, तो इसका अगर से 10 ग्राम्स का सैंपल था ना, तो वो 5700 ईयर्स के बाद बचेगा 5 ग्राम्स का। तो ये टाइम क्या होगा, ये इसकी हाफ लाइफ होगा, सीधी सीधी बात है। और फिर मजीद हाफ लाइफ गुजार लें, तो फिर मजीद 5700 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, 2.5 ग्राम्स हो जाएगा। अच्छा ग्राम्स में आप डेसिमल में दे सकते हैं आंसर, एटम्स में नहीं दे सकते, ग्राम्स में दे सकते हैं। ठीक है। अब ये बताओ जीरो कब होगा ये, फिर 2.5 ग्राम से कितना हो जाएगा ये, 1.25 ग्राम हो जाएगा। 1.25 ग्राम से कितना हो जाएगा, 0.75 ग्राम हो जाएगा। फिर 0.125 हो जाएगा। तो ये चलता ही रहेगा, ये बहुत आगे जाके जीरो में होगा कन्वर्ट। कुछ समझ आया। तो जितनी देर में ये हाफ 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 होता रहेगा, वो क्या होगा, वो भाई इसकी हाफ लाइफ होती रहेगी। बात समझ में आई? सबको समझ में आ गई बात। बेटा अब ये बात समझ में आ गई, जिस बच्चे ने मुझे कहा था कि ये समझ में नहीं आया, अब आपको बात समझ में आ गई। और अगर अभी भी बात समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं आपको दोबारा से समझा दूँ। कोई मसला नहीं है इस चीज़ में। आ गई। चलो नाइस। अच्छा अब ये जो सारा काम है, इससे हम पता है क्या करते हैं, इससे हम दो तीन काम करते हैं। एक तो हम कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग इज लाइक डिटेक्टिव वाली डेटिंग। यानी कि हम जो है ना, वो एज फाइंड आउट करते हैं किसी भी फॉसिल की। से मैं आपसे ये कहता हूँ कि चलो क्वेश्चंस तो फिर हम बाद में करेंगे ना, उसको अभी हम साइड पर रखते हैं। वो हम क्वेश्चन देखते हैं वो कब करते हैं, बस ये हम करते हैं, इतना बताओ। इसके साथ साथ जो रेडियो एक्टिविटी में एक और चीज़ होती है, दैट्स न्यूक्लियर फिजन, जो हम कराते हैं। हम ये कहते हैं कि दिस बेसिकली इज अ प्रोसेस वेयर वी डिस्ट्रॉय अ सिंगल न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर। ठीक है। तो एक न्यूक्लियस को हम खुद तोड़ते हैं, तो व्हाट वी फायर इज अ न्यूट्रॉन ऑन दिस न्यूक्लियस, and this nucleus then splits up and it releases energy, and that energy is where we can use it to
either form a nuclear bomb or we can use it to say create electricity. तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो बनाने के लिए आप लोग आगे में चले जाइएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो एक कोर होता है हमारे पास, कोर के अंदर हम एक यूरेनियम सैंपल रखते हैं और हम इसको कहते हैं यह फ्यूल। फिर इस फ्यूल के ऊपर हम न्यूट्रॉन्स मारते हैं जोर जोर से। कोर होता है तो कोर कभी एक्सप्लोड नहीं करता, कोर बहुत स्ट्रांग बना हुआ होता है। तो वी फायर न्यूट्रॉन्स टू इट। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट्स। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो उससे क्या करते हैं हम, उससे ना ये पूरा कोर हॉट हो जाता है, इतना रेड हॉट हो जाता है, इतना रेड हॉट हो जाता है कि बस। सो दिस बिकम्स रेड हॉट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, हम ना इसके ऊपर थ्रू पाइप्स, अब मैं ये आपको पाइप का पूरा एक नेटवर्क दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर पूरे पाइप्स ही पाइप्स होते हैं हर जगह पे। यहाँ पे हम डालते हैं पाइप्स में हॉट, सॉरी कोल्ड वाटर डालते हैं। हॉट वाटर लिख दिया मैंने। पावर जनरेशन कर रहे हैं हम। मेरे पास आया है किसी बच्चे का मैसेज। वजह कोर, कहते हैं कि कोर जो है वो सीक्रेट मटेरियल से मिलके बना होता है। बेसिकली कोर जो है वो लेड से बना होता है, ऐसी होशियारियां कर रहे होते हैं। सीक्रेट मटेरियल लेड, लेड और कंक्रीट का मिक्सर होता है, कुछ भी नहीं होता। कोल्ड वाटर डालते हैं तो अब ये बहुत हाई वाटर, वो हॉट था तो क्या होता है यहाँ से ना हाई प्रेशर स्टीम आती है बाहर। स्टीम, स्टीम बाहर आई। स्टीम को हम किस में ले गए, दिस इज अ टर्बाइन। ठीक है भाई, टरबाइन में ले गए। और टरबाइन को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू एन एक्सेल। किससे, अपने पुराने जनरेटर, आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड जनरेटर भाई से। तो जनरेटर भाई क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हम प्रिकॉशंस के तौर पे भी करते हैं। एक, हम यूज़ करते हैं सोडियम मेटल, या हम यूज़ करते हैं बेरियम मेटल, या हम यूज़ करते हैं हैवी वाटर। ये यूज़ करते हैं, खुदा ना खास्ता कोर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो इसकी रॉड्स होती है सोडियम मेटल की हैवी, या बेरियम मेटल की, या हैवी वाटर का फ्लो इसके अंदर डाल देते हैं कोर के अंदर। तो फिर ये सारे जो न्यूट्रॉन्स हैं सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम कार्बन ग्रेफाइट रॉड्स भी डालते हैं। तो ये एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करता है, खुदा ना खास्ता क्रिटिकल टेम्परेचर तक चला जाए, कोर इज अबाउट टू एक्सप्लोड, इस तरह की वार्निंग आ जाए, तो फिर ग्रेफाइट रॉड्स से क्या करते हैं, ग्रेफाइट रॉड से इसको कूल डाउन करते हैं। तो ये हिसाब किताब होता है भाई न्यूक्लियर फिजन का। और न्यूक्लियर फ्यूजन भी हम कराते हैं, वो आजकल चाइनीज़ करा रहे हैं सुना है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिवर्स होता है वो उसका। उसमें हम एनर्जी नहीं बनाते, उसमें हम सिर्फ धमाका ही करते हैं। सो द प्रोसेस इन विच टू और मोर न्यूक्लियाई आर combined to form a single nucleus। तो ये वैसे सन पे हो रहा है, यानी कि सन पे आपको शायद पता हो, हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे तो हम इस फिजिक्स करेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में हमारा डिस्कशन होगा उसके ऊपर। ये हो रहा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी एंड दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये तो मेरे नोट्स हो गए ना आज के, ये मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी चीज़ें, तो आपको मज़ा आएगा थोड़ा सा। से दिस, अच्छा मैं इसको उस पर स्लाइड मोड पे नहीं लेके जाऊँगा, आई एम गोइंग टू शेयर दिस। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है आइसोटोप से रिलेटेड, ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में दिखा रहा है। ये हाफ लाइफ पे एनिमेशन चलेगी, इफ़ यू नो प्लेट तो यूल सी एनिमेशन है ये। तो ये डिके हो रहा है, ये आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा। ठीक है। ये इसका एक्टिविटी कर्व बनाया हुआ है हमने। ये अल्फा रेडिएशन दिखाया हुआ है, ये भी चलेगा। चलो भाई, ये देखो, पोलोनियम में से अल्फा पार्टिकल निकल गया, यूरेनियम बन गया। ठीक है। बीटा रेडिएशन भी दिखाएगा, ये कार्बन 14 बन जाएगा अभी थोड़ी देर में, नाइट्रोजन 14। ये देखो तबाह हो गया, नाइट्रोजन 14 बन गया। ये गैमा रेडिएशन है, हर वक्त एनर्जी निकले जा रही है इसमें से। मलंग आदमी है ये आके हमारा जो हम पेपर वेपर की बातें कर रहे थे, ये हमें दिखा रहा है कि जो हमारे पास गैमा है वो पेपर को, एल्यूमिनियम को क्रॉस करके लेड तक जा रही है, जबकि बीटा पेपर को क्रॉस कर रही है, एल्यूमिनियम को क्रॉस नहीं कर रही। और ये रेडिएशन हैजर्ड्स हैं, ये वाले रेडिएशन सिंबल्स होते हैं, जहाँ पे जो लोग रेडिएशन लैब में काम कर रहे होते हैं
उससे दूर रहते हैं। ये हमारा जीएम काउंटर है। तो जीएम काउंटर ऐसा दिखने में होता है, आपके किसी काम का नहीं है। विल्सन क्लाउड चेम्बर आपके अगेन किसी काम का नहीं। तो आई एम गोइंग टू शेयर दिस। तो इसलिए मैंने दिखा दिया, मैंने कहा आप लोगों को पता हो कि यार मैं क्या भेज रहा हूँ आपको। ये एक फाइल थी। ठीक है, दूसरी फाइल भी है, दो तीन फाइल है। एक ये है। इसमें हम ये लिखेंगे कि भाई हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी के नुकसानात हैं वो ये सारे हैं। हमें सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए और हम रेडिएशंस को किस तरह यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। कार्बन डेटिंग के अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हम डेट करते हैं। चलो मिलके ये कर लेते हैं वैसे एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, रीड करो उसको जरा, हम मिलके करते हैं। मैं पानी भी पीता 2 मिनट में। ओके, आई एम बैक। हाँ भाई, पढ़ा। वो कहता है वुड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ कार्बन 14 इन अ लिविंग ट्री हैज एन एक्टिविटी ऑफ 120 BQ। बीक्यू भाई बैक्यूरियल भाई थे, हेनरी बैक्यूरियल भाई, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी सारी। तो उनको ऑनर करने के लिए ना हमने एक नाम बनाया 120। इसका मतलब ये कि 120 डेके हो रहे हैं 1 सेकंड में से, एक ऐसे ट्री में से हो रहे हैं जो जिंदा है। अल्लाह ताला ने हमें हर जानदार को इस तरह बनाया कि कार्बन 14 हमारी बॉडी में हर वक्त एब्जॉर्ब हो रहा है और हर वक्त डिके हो रहा है। लेकिन जिस मोमेंट पे हम मर जाएंगे ना, उस मोमेंट पे हमारी बॉडी में कार्बन 14 एब्जॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ रिलीज होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो हम बड़े आराम से इससे फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई मरी हुई लाश, कोई इंसान, कोई ट्री, कोई फॉसिल कितना पुराना है। ठीक है, खैर एनीवेज, फिर आते हैं आगे। वुड फाउंड इन एन आर्कियोलॉजिकल डिक हैज एन एक्टिविटी ऑफ 30 becquerel। ओके, तो एक वुड ट्री है जो हमें कहीं से मिला है, उसमें से हमें जो कार्बन 14 एक्टिविटी मिल रही है, दैट्स 30। ठीक है, कंपेयर टू एक दूसरा ट्री है जो कि लिविंग है, इसकी जो कार्बन 14 एक्टिविटी है वो कितनी है, वो 120 becquerel। तो अगर हम इसकी हाफ लाइफ फिगर आउट करना चाहें तो हाउ कैन वी गो अबाउट। इट्स वेरी सिंपल। देखो, जब ये लिविंग मरेगा तो 120 का हाफ क्या होगा, 60 होगा, राइट। अब ये 60 में जब जाएंगे भाई साहब तो इसको कितने दिन लगेंगे, इसको दिन लगेंगे 5730 ईयर्स, ये उन्होंने बोला है मुझे। यही हाफ लाइफ है ना। अच्छा, अभी भी 30 नहीं हुआ। फिर 60 का हाफ करते हैं 30, हाँ 30 होगा। इसका मतलब है कि अब कितनी देर लगी, 5730 टाइम्स 2, यानी कि दो दफ़ा, तो 0 6 14 और 11,460 ईयर्स लगेंगे इस 120 को 30 पे जाने के लिए। जो कि ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हमें मिला है ये 30 तो इतना पुराना है ये, यानी कि 11,460 साल पुराना है। यानी कि ये क्या है, ये तो मुस्लिम रूल है, राइट। मुसलमानों की हुकूमत में बेचारा किसी मंजनी वंजनी से निकला होगा। ये बताओ, ये समझ में आती है बात मैंने क्या किया है। पीपल, जिंदा हो तुम लोग। ये कौन है, जूम यूजर कौन है। हमारी क्लास में कोई इंट्रूडर आया है भाई। चलो आप समझ लेते, कोई मसला नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं, हम इसकी बात ही नहीं करते, हम कहते हैं कोई और बात करते हैं। तो से ये एक डायनासोर भाई हैं। ठीक है, डायनासोर भाई हमें मिले हैं कहीं पे जंगल में पड़े हुए बेचारे। और इनकी बेक्यूरियल है, हमने कहा वो जीएम काउंटर से डिटर्मिन किया है, इनसे हमें मिल रही है 10 becquerel। फिर हमें गए लिविंग इंसान के पास। ठीक है भाई, हमने कहा जो लिविंग इंसान है ना, लिविंग डायनासोर है या डायनासोर की अम्मी है या क्रोकोडाइल है, कोई भी चीज निकाल लेते हैं हम, जानदार होना चाहिए बस। उसका हमने पता किया तो हमें मिल रहा था भाई से 160 becquerel। हमने कहा यार चलो कार्बन डेटिंग करते हैं इसकी। कार्बन 14 की हाफ लाइफ फिक्स है 5730 ईयर्स।
आप 5,700 साल भी ले लें तो कार्बन को कोई बुरा नहीं लगेगा। तो यार ये 10 होने में कितनी देर लगी होगी, चलो करके देखते हैं। 160 का हाफ 80, 80 का हाफ 40, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10। तो भाई ये हाफ, फिर मजीद हाफ, फिर मजीद हाफ, फिर मजीद हाफ। तो कितने हाफ हैं, 1 2 3 4 हाफ लाइफ, यानी कि 5730 × 4। तो कितना आंसर आएगा? 21,920 साल पुराना है ये डायनासोर। यानी कि ये कोई बीसीज की बात है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वाले दौर में हम चले गए। क्या ख्याल है? बिफोर क्राइस्ट। कुछ समझ आया मैंने क्या समझाया? वैसे ये अच्छा था कमेंट। सब वापस समझा दें। सब कुछ वापस समझाना था या सिर्फ यही समझाना था वापस? तो अब आते हैं इधर, इसको देखते हैं और फिर आपसे पूछते हैं आप क्या कहते हैं। कुछ समझ आया, नहीं समझ में आया भाई? जवाब तो दे दें। आ गया समझ में? नाइस, सबको क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गई बात। वेरी गुड। नाइस, गुड जॉब। तो दिस वाज ऑल अबाउट, अच्छा ये भी मैं भेजूंगा स्टार फॉर्मेशन, आप स्किप कर देना, अभी स्टार फॉर्मेशन हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि स्टार फॉर्मेशन अब हमारा टॉपिक जो है ना वहाँ चला गया उसमें। अल्लाह आपका भला करे। कहाँ पे चला गया? स्टार फॉर्मेशन हमारा चला गया है क्या, स्पेस फिजिक्स में चला गया। तो लेट मी सेव इट फॉर यू गाइस। इसके अंदर हमने डाला था 25 26 का बैच है ये, 11 0। ठीक है भाई। अच्छा और क्या था हमारे पास स्लाइड्स में? आई थिंक देयर वाज वन मोर थिंग। आई हैव शोन यू हाफ लाइफ वाला सीन। या आई वांटेड टू शो यू दिस एज वेल। ये न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन वाला सीन है। ये भी स्लाइड में आपको भेजूंगा। सो दिस वाज इट कि यूरेनियम कोर है, उसमें मॉडरेटर है, हाई प्रेशर है, और यू कैन सी इसमें कूलेंट जा रहा है एंड कूलेंट उसको ठंडा कर रहा है, वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और जनरेटर है वो जो कन्वर्जन हो रही है सारी की सारी। ये सारा डिस्कशन भी आपको नज़र आ जाएगा। ये हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, बट मैंने फिर भी लिखा हुआ है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, देखने के लिए, तो वो देख सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का है डिस्कशन कि किस तरह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टार फॉर्मेशन है, ये हम बाद में एस्ट्रोफिजिक्स स्पेस फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा डिस्कशन अभी नहीं होगा। ठीक है भाई, सब कुछ क्लियर है? आप ज़रा मुझे बताना हाउ हाउ वाज योर सेशन।